31 नई शुरुआत। जिंदल हाउस रोशनी से जगमग कर रहा था। चारों ओर चहल पहल थी। बार बार हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। रुझान के जन्मदिन की खुशी में लॉन में पार्टी चल रही थी। ये जन्मदिन जिंदल परिवार के लिए बहुत खास था, क्योंकि रुझान के लापता होने के बाद जिंदल परिवार ने फिर से इस घर में खुशियों की आस छोड़ दी थी। दूसरे, अब रुझान अपने आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा था, इसलिए जिंदल परिवार हर मौके को बहुत खास बनाना चाहता था। रिदम शिवांग अपनी 2 साल की बेटी के साथ आए थे। उमेश ने अपनी नवासी रिका की गोद में लेकर चूम लिया। रिका भी खुश होते हुए अपने नानू के गले लग गई। उमेश ने विशाखा को खासतौर पर पार्टी में आने का निमंत्रण दिया। विशाखा के लिए यह बहुत सम्मान की बात थी। वह बहुत प्रसन्न नजर आ रही थी। नीता को बधाई देते हुए विशाखा बोली, ईश्वर इस घर परिवार पर इसी तरह खुशियों की बरसात करता रहे। नीता ने विशाखा को बाहों में भर लिया। इस खास मौके पर प्रवेश और नीता, अजीत और झुमरी को नहीं भूले थे। आखिर रुझान की घर वापसी में इनका बहुत बड़ा हाथ था। रुझान सभी से बहुत प्यार से मिला। अजीत और झुमरी की आंखें जिंदल हाउस की शानो शौकत देखकर चौड़ी हो गई। वे अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रहे थे। झुमरी अजीत से बोली, देखो जी, ये परिवार हमें सिखाता है कि कैसे भी हालात हो, हमें अपना कर्म अच्छी नीयत से करते रहना चाहिए। अजीत ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। सामने स्टेज पर हलचल देख उसने झुमरी को हाथ से संकेत कर चुप रहने का इशारा किया। प्रवेश और नीता स्टेज पर आए। माइक हाथ में लेकर प्रवेश ने रुझान और संजोग की ओर हाथ करके कहा, ये पार्टी सिर्फ रुद्ररान के जन्मदिन की ही नहीं बल्कि उसके दोस्त संजोग के नाम भी है। हमारे कट के समय में इसने न केवल हमारा साथ दिया बल्कि रुझान को ठीक करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। आप अपना आशीर्वाद इन दोनों बच्चों को दें। डॉक्टर बनने के लिए इन दोनों का एडमिशन एक ही कॉलेज में हुआ है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। रुझान और संजोग एक दूसरे के गले लग गए। रुझान ने संजोग से उदासी में कहा, यक्ष अभी तक नहीं आया। मैंने उसे कहा था समय पर आ जाना, फिर वह अभी तक क्यों नहीं आया? संजोग ने रुझान के कहते पर हाथ रखते हुए कहा, वह जरूर आएगा। अपने वादे का वह पक्का है। वह जरूर आएगा। तभी सामने से यह अपने माता पिता के साथ हंसता हुआ आता दिखाई दिया। रुझान और संजोग दौड़कर यक्ष के गले लग गए। सभी ने जोरदार तालियां बजाई। संजोग नाराजगी जताते हुए बोला, तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी? यक्ष कुछ कहता इससे पहले ही रुझान उसके उतरे हुए चेहरे, आंखों के नीचे काले घेरों को देख चौंकता हुआ बोला, संजोग, रुक एक मिनट रुक। पहले पक्ष तुम ये बताओ, ये तूने अपना हाल क्या बना रखा है? तू मेरी छोड़, आज डबल खुशी का मौका है। मेरे दोस्त को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयों। ईश्वर करे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। अरे ऐसी बहुआ मत दे। बिना दोस्त के जीकर मैं क्या करूंगा? लेकिन अभी यह सब बातें छोड़, तू पहले मेरी बात का जवाब दे। तू ठीक तो है ना यार? रुझान की आवाज भीग गई। अरे फिर मेरी बात लेकर बैठ गया। यार संजोग, इसको समझाना ये अपनी पार्टी एंजॉय करें। नहीं, अब जब तक हम तेरी तकलीफ जान नहीं लेंगे, पार्टी तो क्या एक घूंट पानी तक गले से नहीं उतरेगा। यक्ष पलट कर जाते हुए बोला, मैंने यहां आकर गलती की। तुम लोगों की पार्टी खराब कर दी मैंने। रुझान उसका कैथा पकड़ रोकते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अभी मत बता, रुक तो सही। यक्ष धीरे से मुस्कुरा दिया। रुझान उसकी मुस्कान के पीछे की उदासी समझ रहा था, पर यह उदास क्यों है, ये जानना चाहता था। यक्ष सभी के पास जाकर मिला। प्रवेश और नीता के पैर छूता हुआ वह खुद को अब भी अपराधी महसूस कर रहा था। प्रवेश ने उसे लपक कर गले लगाते हुए कहा, अरे जब बच्चे कैथों तक आने लगे तब गले मिलते हैं, इससे दिल ज्यादा करीब आ जाते हैं। यक्ष ने नजरें झुकाए ही अपने हाथ जोड़ दिए। प्रवेश सब समझा रहा था कि यक्ष अभी तक पुरानी बातों को पूरी तरह भूल नहीं पाया है। यक्ष के माता पिता ने प्रवेश और नीता को अपनी शुभकामनाएं दी। नीता मुस्कुराते हुए सविता से बोली, आप आए हमें बहुत अच्छा लगा। आप यक्ष की चिंता बिल्कुल छोड़ दे, वह अब बिल्कुल बदल गया है। सविता की आंखें नम हो गई। क्या बात है दीदी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, ना ही कभी हो सकती है। फिर क्या बात है? आप मुझे अपनी छोटी बहन समझाती हैं तो अपना दुख नहीं छुपाएंगी। नहीं नहीं, सब ठीक है। आज खुशी के मौके पर दुख की कोई बात नहीं होनी चाहिए। नहीं दीदी, आप जब तक नहीं बताएंगी, मैं किसी से हंसकर बात नहीं कर पाऊंगी। यक्ष मेरे लिए रुझान जैसा ही है। उसका दुख अब हमारा दुख है। इसलिए बेफिक्र होकर अपने दिल की बात कहो, ताकि मुझे भी तसल्ली मिले। मुझे यक्ष ने मना किया था कि मैं आपसे इस बात का जिक्र ना करें। आगे सविता जैसे जैसे अपनी बात कहते गई, नीता की आंखें दुख और हैरानी से फैल गई। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, आपने यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्या आपने डॉक्टर से बात की?
डॉक्टर ने कहा, समय के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसकी दवा तो चल ही रही है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसकी दृढ़ संकल्प शक्ति ही इसको ठीक कर सकती है। नीता के चेहरे पर दुख के बादल छा गए। एक हफ्ते बाद संजोग और रुझान भी यहाँ से चले जाएंगे। तब तो यक्ष और अकेला हो जाएगा। मुझे इससे पहले ही इन दोनों से बात करनी चाहिए। दोस्ती वह दवा है जो बड़े बड़े घावों को भर देती है। क्रमशः 32 यक्ष का डर। पार्टी खत्म होने के बाद मेहमान एक एक करके विदा होने लगे। विशाखा से विदाई लेते हुए उमेश ने एक बार फिर उससे कहा, तुम अपने निर्णय पर फिर से विचार करते। इस तरह अकेले कैसे अपना जीवन बिताओगी? उमेश, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे विचार सुनकर, लेकिन मैं अब अकेली नहीं हूँ, पहले थी। अब तो मेरे पास एक परिवार है जो दुख सुख में मुझे याद करता है, और अब मुझे जीने का मकसद भी मिल गया है। आश्रम में कोढ़ियों की सेवा करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। मेरा ये सुकून मुझसे मत छीनो। मैं अब बहुत खुश हूँ। मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। उमेश ने मायूसी से उसे अलविदा कहा और उसे दूर जाते हुए देखता रहा। अपने घर जाने से पहले यक्ष ने एक बार फिर दोनों दोस्तों को शुभकामनाएं दी। यक्ष, आज रात यहीं रुक जा, हमारी पार्टी अभी खत्म नहीं हुई। तीनों रात भर खूब बातें करेंगे। रात में रुकने के नाम पर यक्ष का चेहरा फकू से सफेद हो गया। सविता ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं बेटा, अब हमें चलना चाहिए, रात काफी हो गई है। नीता सारी सच्चाई जानती थी। वह जल्दी से बोली, बेटा अभी इसे जाने दो, वो फिर आ जाएगा। मायूसी से गर्दन हिलाते हुए उसने हामी भरी। वह यक्ष से उसकी परेशानी जानना चाहता था, पर बड़ों के आगे उसकी एक न चली। सभी थक गए थे, इसलिए अपने अपने कमरों में चले गए। अपने कमरे में आकर नीता ने प्रवेश को वह सब बात बताई। जी, सविता जी ने यक्ष के बारे में नीता को पार्टी में बताई थी। नीता के मुंह से यक्ष के बारे में सुनकर वह हैरान होते हुए बोला, ये तो ठीक नहीं, बहुत बुरा हो रहा है उसके साथ। हमें रुझान से बात करनी चाहिए। रुझान से क्यों? इसमें वह क्या कर लेगा? देखी नीता, यक्ष की परेशानी का संबंध रुझान से है, इसलिए उसे यह बात पता होनी चाहिए। लेकिन अगर इस बात का उस पर गलत असर हो गया तो? आखिर उसने भी तो दिमागी परेशानी डोली है अभी अभी, तो ये ठीक हुआ है। तुम अपने बेटे को जानती नहीं हो क्या? वह यक्ष से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे भी आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा। तब ये ज्यादा परेशान होगा कि उसका दोस्त तकलीफ में था और वह कुछ नहीं कर पाया। मैं क्या कहूँ प्रवेश, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। नीता के चेहरे पर चिंता नजर आने लगी। ये भी यक्ष की मदद करना चाहती थी, पर रुझान को मुसीबत में डालना उसे सही नहीं लग रहा था। प्रवेश ने फोन करके रुझान से थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में आने को कहा। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, तुम चाहो तो संजोग को भी ले आओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी देर में उन दोनों ने कमरे में प्रवेश किया। मम्मी पापा को चिंता में देखकर उसने कहा, क्या बात है? अभी थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था, अचानक क्या हो गया? सॉरी बेटा, मुझे पता है तुम्हें अपने दोस्त से ढेरों बातें करनी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपने बुलाया है तो जरूर कोई खास बात होगी। हाँ सही कहा, पहले तुम दोनों इत्मीनान से बैठो। वह दोनों सोफा चेयर पर बैठ गए। प्रवेश और नीता भी उन दोनों के सामने आकर सोफे पर बैठ गए। प्रवेश ने रुझान को देखते हुए कहा, बेटा मुझे यकीन है तुम फिजिकली और मेंटली इतने स्ट्रांग हो कि हर परेशानी का सामना कर सकते हो। हाँ पापा बिल्कुल, आप लोगों का साथ मुझे और मजबूत बनाता है। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं यक्ष की बात बताना चाहता हूँ। रुझान सावधान होकर बैठ गया। आखिर इतनी रात गए, पापा उससे पक्ष की क्या बात करना चाहते हैं? बेटा वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। हाँ पापा, उसे देखकर तो यही लगता है। उसकी मम्मी सविता जी ने बताया कि उसकी हर रात हॉरर एस्केप रूम में बिताए उन पलों जैसी होती है जिस रात वह तुमसे डर गया था और दक्ष की मौत हुई थी। रुझान एकदम से चौंक गया। यह क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, मैं सही कह रहा हूँ। सारा दिन वह ठीक रहता है, खाना पीना पढ़ना सोना सब कुछ सही करता है, पर रात में सोने से डरता है। या तो उसे ठीक से नींद आती नहीं है, और आ जाती है तो हॉरर एस्केप रूम में खुद को सखड़ा पाता है। वह उन पलों को बार बार जी रहा है। यह उसने हमें पहले क्यों नहीं बताया? उसके मम्मी पापा तो बताना चाहता थे, पर यक्ष ने मना कर दिया। बेटा, वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, इसलिए वही डरावना सपना बनकर उस पर बार बार हावी हो रहा है। ओहो, ये तो सचमुच बहुत डरावनी बात है। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? उसे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। उसका इलाज चल रहा है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं जब तक वह खुद की माफ नहीं करता उसका ठीक होना मुश्किल है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? पता नहीं रुझान, लेकिन हमें तुम्हें बताना मुनासिब लगा। हाँ मम्मी, में भी उससे पूछ पूछ कर थक गया था। वह कुछ बोलने को राजी ही नहीं था।
सबकी बात चुपचाप सुनते हुए संजोग अचानक बीच में टोकते हुए बोला, मेरे पास एक आइडिया है। सबकी निगाहें उस पर ठहर गई। वह आगे बोला, यक्ष पर वह समय वहां बिताया एक एक पल बुरी तरह हावी है। वह चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। तू कहना क्या चाहता है? रुझान उसे टोकते हुए व्यग्रता से बोला, यदि एक बार फिर वही सब दोहराया जाए। नहीं नहीं, ये बहुत रिस्की है। नीता डर से चीखते हुए बोली, आंटी मेरी पूरी बात तो सुनिए। प्रवेश ने नीता के कंधे पर हाथ रख उसे शांत किया। संजोग ने आगे कहा, उसका वहां का अनुभव बहुत बुरा रहा, लेकिन इस बार उसे अच्छा अनुभव हम कराएंगे। उसका डर उसके दिल से निकलना चाहिए। हो सकता है वह तब दिमागी रूप से शांत हो जाए। लेकिन बेटा, ये सब होगा कैसे? प्रवेश को संजोग के विचार में दम लगा। संजोग के बोलने से पहले ही रुझान बोला, पिछली बार मुझे मरा हुआ समझकर मेरे भूत से वह डर गया। वहां कोई भूत नहीं था, पर उनके डर ने एक काल्पनिक भूत खुद ही बना लिया। इस बार मैं खुद उसके साथ रहूंगा, उसकी मदद करूंगा, उसे हौसला दूंगा। लेकिन वह और ज्यादा डर गया तो नीता ने अंदेशा जाहिर किया। नहीं मम्मी, वह नहीं डरेगा। दरअसल वह कभी भी बुरा लड़का नहीं था। उसे बुरे भाई का साथ मिला तो वह उसकी परछाई बनकर खुद भी बुरा हो गया। ये खुद कुछ भी नहीं कर पाता था, ना सही ना गलत। ये तो दक्ष की हाँ में हाँ मिलाता रहता था। यही उसका व्यक्तित्व है। अब उसे अच्छे का साथ मिलेगा, मेरा साथ मिलेगा। 33 मिशन। नहीं मॉम, वह नहीं डरेगा। दरअसल वह कभी भी बुरा लड़का नहीं था। उसे बुरे भाई का साथ मिला तो वह उसकी परछाई बनकर खुद भी बुरा हो गया। वह खुद कुछ भी नहीं कर पाता, ना सही ना गलत। वह तो दक्ष की हाँ में हाँ मिलाता रहता था। यही है उसका व्यक्तित्व, वह ऐसा ही है। अब उसे अच्छे का साथ मिलेगा, मेरा साथ मिलेगा। रुझान के चेहरे पर दृढ़ता के भाव आ गए। संजोग ने उसके हाथ पर हाथ रखा। वह मुस्कुराकर सबको देखते हुए वह आगे बोला, हमें ये सब एक प्लानिंग के तहत करना होगा। प्लानिंग? संजोग के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। हाँ, सबसे पहले इस सब के बारे में हम यक्ष को कुछ नहीं बताएंगे। दूसरे, उसके डॉक्टर से बात करके हमें न केवल उनकी सहमति लेनी है बल्कि उन्हें अपने साथ भी रखना है। तीसरे, हमें इसमें पुलिस का दखल भी चाहिए। लेकिन पुलिस क्यों? नीता ने हैरानी से कहा। वह इसलिए कि वह ये सब अपनी आंखों से खुद देखें, ताकि बाद में हमें कोई सफाई ना देनी पड़े। और अगर सब सही रहा तो पक्ष ना केवल ठीक होगा बल्कि अपने मन की गिल्टी से पूरी तरह छुटकारा पा जाएगा। अभी शायद उसे लगता है कि वह गुनाहगार है और पापा ने उस पर दया करके उसकी सजा माफ करवा दी है। उसकी बातें सुन नीता के चेहरे पर प्रशंसा के भाव आ गए। वह रुझान पर मुग्ध हुए बिना ना रह सकी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा इतना होशियार है। तो आप सब लोग तैयार हैं? रुझान ने सबकी ओर देखते हुए कहा। हाँ बेटा, बिल्कुल, हम ठीक ऐसा ही करेंगे जैसा तुमने कहा है। हम तैयार हैं, प्रवेश ने उत्साहित होते हुए कहा। ठीक है पापा, आज रात में और संजोग इसी पर बारीकी से एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। कुछ कमी तो नहीं और है तो उसे कैसे दूर किया जाए, पूरा प्लान तैयार करेंगे हम। हमें पहले हॉरर एस्केप रूम के उन लड़कों से भी बात करनी होगी। आप कल यक्ष के डॉक्टर और पुलिस से मिल लीजिए। उन्हें हमारी बात मानने को राजी कीजिए। वैसे अगर डॉक्टर साहब मान गए तो पुलिस की भी मनाना आसान हो जाएगा। इसके बाद हैदराबाद की पुलिस से संपर्क करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। नीता तो रुझान की बातें सुन सुनकर भाव विभोर हुए जा रही थी। मॉम, आप मुझे ऐसे क्या देख रही हैं? वह मुस्कुरा उठी। मॉम, आपके लिए भी एक काम है। मेरे लिए? हाँ, आप कल अंकल आंटी से मिलकर यह सब बताकर उन्हें मनाना आपका काम है। लेकिन यक्ष को अभी यह सब मत बताना, नहीं तो वह घबरा जाएगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। मॉम, आपका काम सबसे ज्यादा मुश्किल है। कोई बात नहीं बेटा, मैं सब कर लूंगी। आखिर मम्मी किसकी हूं? हाँ, वह बात तो है। कहते हुए रुझान अपनी जगह से उठकर नीता के गले लग गया। नीता की आंखें भीग गई। वह उसे बाहों में लेते हुए बोली, देख रही हूं मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। मैंने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं कुछ बड़ा नहीं हुआ हूं, अभी भी आपका वही नन्हा सा रुझान हूं, हमेशा जिसे आप छोटी छोटी एक एक बात समझाती हैं। उन दोनों को गले लगते देख हंसते हुए प्रवेश ने संजोग से कहा, अरे तुम दूर क्यों बैठे हो? तुम आकर मेरे गले लग जाओ। संजोग दौड़कर प्रवेश के गले लग गया। एक पल में ही बोझिल वातावरण खुशनुमा माहौल में बदल गया। चलो अब सब ठीक है, तुम लोग जाओ अपने कमरे में, हम भी सोते हैं। कल इसे अपना मिशन समझकर इस पर काम करेंगे, प्रवेश ने संजोग की पीठ थपथपाते हुए कहा। दोनों गुड नाइट कहते हुए कमरे से निकल गए। अगली सुबह प्रवेश पक्ष के डॉक्टर के सामने बैठा हुआ अपनी सब बात कह चुकने के बाद बोला, डॉक्टर साहब, आपको हमारी मदद करनी होगी। एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। देखिए प्रवेश जी, सुनने में तो सब सही लग रहा है, पर इसका पक्ष पर कुछ भी असर हो सकता है।
वह इस पर कैसा रिएक्शन देता है कोई नहीं जानता। उसके दिल की धड़कन बंद हो सकती है, वह दोबारा पागल हो सकता है या फिर बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। डॉक्टर साहब आपने उसको नहीं देखा। वह पल पल मर रहा है। ऐसे बोझ के साथ जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। हमें उसकी मदद करनी ही होगी। डॉक्टर ने सोचते हुए कहा, ठीक है। हम उसे पहले ही कुछ दवाइयों और इंजेक्शन देंगे ताकि रूम में अंदर जाने के बाद वह ज्यादा एक्साइटेड ना हो, डर उस पर बहुत ज्यादा हावी ना हो। एक बार वह उस सब से निकल जाएगा तो फिर उसका संभलना निश्चित है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, क्या आप ये सब बात इंस्पेक्टर के सामने कह सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं डॉक्टर हूं और जरूर चाहूंगा कि मेरा मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए। प्रवेश मन ही मन सोच रहा था, अगर यह सब रुझान के साथ हुआ होता तो क्या ये तब भी यही करता? उसके दिल से आवाज उठी, हाँ मैं यही करता। मैं सारी जिंदगी रुझान को इस कष्ट में कभी नहीं रहने देता। थोड़ी देर बाद डॉक्टर और प्रवेश पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सुजान के सामने बैठे हुए थे। डॉक्टर ने अपने तरीके से इंस्पेक्टर को पूरी बात समझाई। इंस्पेक्टर सुजान ने कहा, हमें कोई एतराज नहीं, पर ये सब आपको लिखित में देना होगा। साथ ही उसके मम्मी पापा की परमिशन भी होनी चाहिए। वहां पर सिर्फ एक यही डॉक्टर नहीं बल्कि पूरी टीम होनी चाहिए, साथ ही एम्बुलेंस भी होनी चाहिए। जी इंस्पेक्टर साहब, कृपया आप हैदराबाद पुलिस स्टेशन में भी बात कर लीजिए। कहते हुए प्रवेश ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। अब आप उसकी चिंता ना कीजिए, वह मेरा काम है। प्रवेश पुलिस स्टेशन से सीधा घर पहुंचा। वहां उसे पता चला नीता पक्ष के घर उसके माता पिता से मिलने गई हुई है, तो उसने चंदर को गाड़ी यक्ष के घर मोड़ देने को कहा। 34 निर्णय। प्रवेश पुलिस स्टेशन से सीधा घर पहुंचा। वहां उसे पता चला नीता यक्ष के घर उसके माता पिता से मिलने गई हुई है, तो उसने चंदर को गाड़ी यक्ष के घर की ओर मोड़ देने को कहा। प्रवेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि वे जो कुछ कर रहे हैं ठीक है भी या नहीं। क्या ये सब करने का उसको हक भी है? अगर यह सब करने से पासा उल्टा पड़ गया, यक्ष को और ज्यादा नुकसान हो गया तो कहीं उसकी जान ही ना चली जाए तो क्या होगा? सोचते ही वह पसीने पसीने हो गया। चंदर मिरर में अपने मालिक की हालत देख रहा था। वह बरसों से उनके साथ था, लेकिन उनकी आज जैसी स्थिति कभी नहीं देखी थी। यहां तक कि रुझान के लापता हो जाने पर भी उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा था। जब चंदर से रहा नहीं गया तो उसने कह दिया, साहब क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने आपको इस तरह पहले कभी नहीं देखा। प्रवेश जानता था कि चंदर उसके दुख से दुखी है। उसने क्षीण सी मुस्कान के साथ कहा, चंदर समझ नहीं पा रहा जो कर रहा हूं ठीक है या नहीं। कुछ गलत हो गया तो मुझे सब पता है साहब। आपका दिल सबके लिए एक जैसा चाहता है। आप रुझान बाबा और यक्ष में कोई फर्क नहीं करते, भले ही उसने पहले कुछ भी किया हो। आपकी नीयत साफ है, आप जो भी करेंगे सही ही करेंगे। लेकिन जब तक उसके माता पिता पूरी तरह राजी ना हो, आप आगे कदम ना उठाना। ऐसा क्यों कह रहे हो साहब? आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए सबको अपनी तरह अच्छा ही समझते हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव से कहता हूं, पराए पराए ही होते हैं। जब तक अच्छा होता रहे अपनापन दिखाते हैं, कुछ गलत हो जाए तो सारी अच्छाई पर पानी फेर देते हैं। चंदर, बात यह नहीं कि वह मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे चिंता है यक्ष की। उसके साथ और गलत नहीं होना चाहिए। चंदर हैरान था अपने मालिक की नेक नीयत पर। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, ऐसे अच्छे लोग दुनिया में कम ही बचे हैं। इनकी मान मर्यादा और अच्छाई को कायम रखना। इनके जैसा ही रुझान बाबा है। अगर कुछ गलत हो गया तो वह भी टूट कर बिखर जाएगा। हे ईश्वर, इनकी लाज रखना। उसकी आंखें नम हो गई। दिल में भावना का तूफान उठने लगा। यक्ष का घर करीब आते ही प्रवेश ने गली के बाहर ही गाड़ी रुकवा ली। गाड़ी अंदर चली जाएगी साहब? कोई बात नहीं, मैं अंदर पैदल ही जाऊंगा। चंदर समझ गया, साहब बाहर ही क्यों उतर गए? गाड़ी अंदर ले जाकर वे सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहते थे। बंद दरवाजे को धीरे से खटखटाकर प्रवेश इंतजार करने लगा। कुछ ही पल बाद मनोहर लाल ने आकर दरवाजा खोला। सामने प्रवेश को देख उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उस गरीब के घर प्रवेश जैसा अमीर व्यक्ति भी आ सकता है। वह तो पहले ही रुझान और नीता के आने से अचंभित था। उसकी हालत समझ प्रवेश ने धीरे से कहा, अंदर नहीं बुलाओगे? वो एकाएक अपनी मूर्खता पर झेप गया। एक तरफ हत्ते हुए वह कुछ बोल ही नहीं पाया। अंदर आकर प्रवेश ने देखा वहां नीता के साथ रुझान भी बैठा हुआ था। तुम यहाँ? पापा, मैं खुद को न रोक सका इसलिए मम्मी के साथ चला आया। सविता जी सभी के लिए चाय बनाकर लाई। वह मेज पर चाय की ट्रे रखते हुए बोली, हम इस लायक नहीं कि आपकी अच्छी तरह आप भगत कर सकें।
नीता ने तुरंत अपनी जगह से उठकर सविता जी का हाथ पकड़ अपने पास बिठाते हुए कहा, आप ऐसी बातें ना करें। हम में और आप में कोई फर्क नहीं। हमारी संतान ही हमारी दौलत है और इसी को हमें बचाना है। जैसे रुझान ठीक हो गया, हम चाहते हैं यक्ष भी बिल्कुल ठीक हो जाए। वह आशंकित मन से बोली, पर जो अभी आपने सब बताया है उसके लिए तो हैदराबाद जाना होगा। वहां बहुत खर्चा हो जाएगा। अभी यक्ष की बीमारी और पुलिस केस में घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। ये घर भी गिरवी रख दिया है यक्ष की पढ़ाई के लिए। प्रवेश ने सारी स्थिति सामने रखते हुए कहा, इसकी आप चिंता ना करें, वह सब मैं करूंगा। आपको बस सबसे पहले सारी बात अच्छी तरह समझ लेनी है, उसके बाद ही निर्णय लेना, तभी आगे कदम उठाया जाएगा कि यह करना है या नहीं। पर आप हमारे लिए इतना खर्चा क्यों? मेरे लिए धन दौलत कोई मायने नहीं रखती। ईमानदारी और मेहनत से अभी तक मुझे कभी निराशा नहीं मिली, आगे भी नहीं मिलेगी। मेरे लिए आप जैसा दोस्त और रुझान के लिए यक्ष जैसा दोस्त ही सबसे बड़ी दौलत है। नीता ने सविता का हाथ अपने हाथ में लेकर दबाते हुए कहा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचना। क्या आपको ये सब सही लग रहा है? मनोहर लाल ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसका इस समय आत्मविश्वास डगमगाया हुआ था। आखिर उसने अभी अभी अपना एक बेटा खोया था। दूसरे बेटे पर आंच भी आएगी तो वह शायद बात सोची है कि जगर यक्ष की तरह रुझान इस परेशानी में होता तो क्या हम ये कदम उठाते? हमारे दिल से एक ही आवाज निकली, हाँ। अब आपके दिल से जो आवाज निकले आप उसकी माने। सविता जी से खुलकर इस विषय पर बात करें। वह मां है, उसे पूरा हक है अपनी संतान के बारे में फैसला लेने का। प्रवेश ने बातों का सूत्र अपने हाथ में लेते हुए कहा, हमने डॉक्टर से बात की है। उसने कहा है कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि यक्ष की संकल्प शक्ति मजबूत होगी तो वह जरूर ठीक हो जाएगा। सविता जी क्यों गले से बोली, आपने उसे रातों को हरकर चीखते हुए नहीं देखा? वह सोना ही नहीं चाहता। मैं बहुत मुश्किल से उसे सुलाती हूँ। मैं उसके साथ होती हूँ, इसके बावजूद वह कांपता रहता है। मेरा बच्चा, कहते हुए वह रोने लगी। रुझान सविता के गले लगकर उन्हें चुप कराने लगा। वह आगे बोली, कब तक डोल पाएगा वह ये सब? दिन ब दिन हालत और खराब होती जा रही है। अब तो उसमें कुछ ताकत भी नहीं बची। रुडान उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आंटी मैं यहाँ पर उसके साथ रहेंगा। पूरी डॉक्टर्स की टीम रहेगी। हम उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अगर उसे कुछ हुआ तो? मनोहर की आंखें संशय से डबडबा गई। सबके चेहरे निरुत्तर हो गए। बाहर खुले दरवाजे से कब यक्ष अंदर आकर उनकी पूरी बात को सुन रहा था, कोई नहीं जान पाया। 35 पक्ष का संकाय। बाहर दरवाजे पर खड़े यक्ष ने उन लोगों की सारी बातें सुन ली। मनोहर लाल के ये कहने पर कि अगर उसे कुछ हो गया तो? सब निरुत्तर हो गए। कमरे में मौन छा गया। एक दूसरे की ओर देखते हुए सबने सिर झुका लिया। गहन सोच सब पर हावी हो गई थी। इस सचाटे को एक आवाज ने तोड़ा और ये आवाज पक्ष की थी। जो आप लोग कह रहे हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बेटा इसमें बहुत खतरा है। मैंने सब सुन लिया है, फिर भी मैं तैयार हूं। यक्ष के चेहरे पर दूंधता के भाव ज गए। लेकिन बेटा हमें बहुत डर लग रहा है। सविता जी उठकर उसके पास आ उसे सहलाते हुए बोली, हर तो मैं रहा हूं माँ, पल पल प्रतिपल आप थी बस मेरे रात का डरना ही जानती हैं। मैं जब घर में अकेला होता है मेरे लिए पूरा घर वही हॉरर एस्केप रूम बन जाता है। बाथरूम जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। वहीं तो मैं चिल्ला भी नहीं पाता। उसकी आंखें नम हो गई। ये बुरी तरह कांप रहा था। उसकी ऐसी हालत देख सभी हैरत में थे। ऐसा लग रहा था इस समय उस पर जो गुजर रही है सिर्फ और सिर्फ वही जान सकता है। उसने आगे कहा, मेरे दिल की धड़कन हर वक्त बढ़ी हुई रहती है, मुझे कानों तक महसूस होती है। माँ मैं इस सब से छुटकारा पाना चाहता हूँ। वह माँ के गले लग गया। सविता जी ने उसे बाहों में भरकर भींच लिया, जैसे कि उसका दुख दर्द अपने में समा लेना चाहती हो। वह थोड़ा संभला और सबकी ओर देखते हुए बोला, मैं तो परेशान हूं ही। मेरी वजह से आप लोग भी सब परेशान हैं। मैं कितना खुशकिस्मत हूं, मुझे एक नहीं 2 परिवारों का साथ मिला है। एक भाई को खोया तो रुझान जैसा भाई भी मिला है मुझे। उसके पास आकर रुद्ररान ने उसके कंधे पर हाथ रखा दिया। वह उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दोस्त अपने लिए ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारे लिए भी उस हॉरर एस्केप रूम में जरूर जाऊंगा और हम दोनों उसका मुकाबला करेंगे। कहते हुए यक्ष के चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलकने लगा। यक्ष की बात सुन सबके चेहरे पर सुकून के भाव आ गए। सब ने चाय पीने के बाद हैदराबाद जाने के लिए टिकट बुक कराई। मनोहर लाल ने एक कागज पर अपनी सहमति देते हुए हस्ताक्षर किए। सविता ने भी उस पर अपना नाम लिखा। सब ने ठान लिया था कि यक्ष को इस दुख से छुटकारा दिलाना ही है। प्रवेश ने डॉक्टर से हैदराबाद जाने की बात कर ली और इंस्पेक्टर सुजान को भी इन्फॉर्म कर दिया। निश्चित दिन सभी हैदराबाद जाने के लिए तैयार थे।
प्रवेश, नीता, संजोग, रुझान, मनोहर लाल, सविता पक्ष, डॉक्टर और इंस्पेक्टर सुजान। सबके मन में एक ही बात चल रही थी कि वापसी में भी क्या सब इसी तरह एक साथ वापस हंसी खुशी आएंगे। हैदराबाद पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर सुजान ने पहले ही बात कर ली थी। ये पहले ही एक डॉक्टर टीम लेकर हौरा एस्केप रूम पहुंच गए। एस्केप रूम के दोनों लड़के इतने सारे लोग और पुलिस को देखकर डर गए। इंस्पेक्टर सुजान ने उन्हें सारी बात बताई। उन दोनों ने सबका साथ देने की सहमति दी। रोइन ने उन्हें कहा, आपको सबसे कम डरावना कुछ चलाना है और भयानक आवाजें थोड़ी कम रखनी है। साथ ही थोड़े बहुत क्यों मुझे बता दीजिए। उनके हॉरर एस्केप रूम में एक मौत हो चुकी थी। इससे वह पहले ही डरे हुए थे। बहुत दिनों बाद उन्होंने दोबारा ये खोला था। ये भी चाहते थे कि सब ठीक हो जाए। उन्होंने खुशी खुशी जैसा उनसे कहा गया किया। यक्ष अपने मम्मी पापा के साथ सिर झुकाए बैठा हुआ था। ऊपर से भले ही वह सबको शांत नजर आ रहा था, लेकिन उसके अंदर हलचल मची हुई थी। इस समय अपने अंदर घमासान द्वंद का सामना कर रहा था वह। दक्ष के साथ हॉरर एस्केप रूम में बिताया उसका एक एक पल उसकी आंखों के सामने आ रहा था। दहशत से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी रुझान ने आकर उसके कैथे पर हाथ रखा। डर से वह चौंक गया। उसकी हालत को समझा रुझान ने उसे खड़ा किया और कंसकर गले से लगा लिया। अपनी बाहों के घेरे में लिए उसे दबाते हुए बोला, मेरे दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। पाद रखना, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मेरे लिए तुम्हें आज जीतना होगा। अपने डर से बोलो, करोगे मेरे लिए। यक्ष ने एक पल में ही अपने सारे बुरे विचार झटक दिए। रुझान, मेरे आगे पीछे हर जगह बस अब तुम हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे दुनिया की कोई चीज आज जीतने से नहीं रोक सकती। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं अपने से तो क्या दुनिया से भी लड़ जाऊंगा। वह इतनी जोर से और आत्मविश्वास के साथ ऐसे बोला जैसे वह अपने अंदर की भयानक आवाजों को सुनाना चाहता हो कि वह किसी से नहीं डरता। उसकी तेज आवाज सुन सब पलटकर उसे देखने लगे। सबके चेहरे पर खुशी छा गई और जोर से तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। हालांकि सबके चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे। रुझान ने यक्ष से कहा, जाओ अंदर जाने के लिए टिकट तुम लो, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम अपनी जेबें देखो तो सहज। यक्ष ने अपने पेंट की पॉकेट में हाथ डाला जिसमें बहुत सारे रुपए रखे हुए थे। ये कब और कैसे आ गए उसे पता ही नहीं बला। उसने कृतज्ञता से रुझान को देखा। उसने उसे टिकट लाने का फिर से इशारा किया। अपने हाथों में रुपए लिए वह आत्मविश्वास के साथ उन दोनों लड़कों की तरफ बढ़ा और 2 टिकट खरीद ली। सचिता और मनोहर लाल अपने हाथ जोड़ यक्ष की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। वह अपने हाथ में टिकट लिए उनके पास आया और बोला, मेरा इंतजार करना, अभी आता हूं। दोनों ने उसे कसकर गले लगा लिया। पक्ष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने प्रवेश और नीता के पैर छूते हुए कहा, मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी मेहनत जरूर सफल होगी। दोनों ने प्यार से उसके हाथ सिर पर हाथ रखा। सबसे विदा लेकर वह रुझान से बोला, चलो एक बार फिर अंदर चलते हैं। 36 आर या पार। डॉक्टर ने यक्ष के सीने पर कुछ पंत्र फिट कर दिए जो उसकी हार्ट रेट और पल्स रेट को नाएंगे, जिसे बाहर बैठे हुए लोग अपने मॉनिटर पर देख पाएंगे। अपने हाथ में रुपए लिए आत्मविश्वास के साथ यक्ष उन दोनों लड़कों की तरफ बढ़ा जिनके चेहरे पर यक्ष को देखकर फिर से हर्ष छा गया था। उसने टिकट लेने के लिए रुपए उनकी तरफ बढ़ाए। उन्होंने कांपते हाथों से रुपए लेकर 2 टिकट उसके हाथ में दे दी। साथ ही एक टॉर्च भी दी। टिकट लेकर वह पलटने ही वाला था कि उसने मुड़कर उन दोनों लड़कों से कहा, मेरे दोस्त ने तुम्हें आवाज कम रखने या कम डरावना चलाने को कहा होगा। वे दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। कहा है ना? दोनों ने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई। तो तुम उसकी बात मत सुनना। ये तुम्हारा अपने काम से धोखा करना होगा। तुम हमारा साथ दोगे और अगर हम जीत गए तो तुम्हारा 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसकी बिल्कुल मत सुनना। जैसे रोज करते हो वही करना। जी। कहते हुए दोनों के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। अपने सीने पर हाथ रख तेजी से धड़कते अपने दिल को यक्ष ने कहा, आज जितना चाहे धड़क। या तो तू जीतेगा या नहीं जीतेगा। ये लड़ाई मेरी नहीं, तेरी है। मैंने तेरी मनमानी बहुत झेल ली। अब और नहीं। मेरे अपनों के लिए मुझे आर होना है या पार होना है। समझा तू? एक बार फिर उसने सबकी ओर देखते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। सबके दिल बुरी तरह डरे हुए थे। फिर भी बेहरे पर मुस्कान लिए सबने उसका उत्साह बढ़ाया। रुझान भी सबसे गले मिला और फिर पक्ष की ओर देखा। अपने अंदर चल रहे तूफानों को चेहरे पर लाने से रोकते हुए यक्ष ने उससे कहा, बलो एक बार फिर अंदर चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आखिरी बार सबको देखा। फिर तेजी से अंदर चले गए। उनके अंदर जाते ही खट की आवाज से दरवाजा बंद हो गया। बंद होते दरवाजे की आवाज सविता के दिल को चीर गई। वह अपने पैरों पर खड़ी ना रह सकी। उसके लड़खड़ाते ही मनोहर लाल ने तुरंत उसे अपने हाथ का सहारा दिया। वहां
रखी कुर्सी पर उसे बिठाते हुए कहा, बस 1 घंटे की ही बात है। जब तेरा बेटा इतनी हिम्मत कर रहा है तो तू क्यों कमजोर पड़ रही है? उस ईश्वर का नाम ले, वही सब भली करेगा। मनोहर लाल उसे सांत्वना दे रहा था, पर सच्चाई ये थी कि वह खुद भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इस समय सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। नीता और प्रवेश ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। आज उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी थी। संजोग मनोहर लाल के पास आ खड़ा हुआ। उनकी बिगड़ती स्थिति देखकर बोला, आप मेरे दोस्त को नहीं जानते, वह पारों का यार है। देखना आपके यक्ष को भी सकुशल बाहर लाएगा, आप हिम्मत रखें। मनोहर लाल अपने दोनों हाथ उठाकर बोला, मेरे यक्ष के तुम जैसे दोस्त हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डॉक्टर की पूरी टीम की निगाहें अलग अलग कंप्यूटर स्क्रीन पर लगी थी, जहां पक्ष के शरीर की हर गतिविधि नजर आ रही थी। दरवाजा बंद होते ही पक्ष को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसके तेजी से पसीने आने लगे। उसकी हथेलियों का पसीना रुझान ने भी महसूस किया, क्योंकि उसने अभी तक उसका हाथ नहीं छोड़ा था। डरा हुआ रुझान भी था। इस डरावने कमरे से नहीं, बल्कि यक्ष के खौफ से, जिससे उसे छुटकारा दिलाना था। इस समय दोनों ने अपने को एक अंधेरी गैलरी में खड़ा पाया। रुझान ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, दोस्त मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आओ चली दिखा दें सबको, हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। बोलो, तैयार हो मेरा साथ देने के लिए? यक्ष ने उसकी एनर्जी से भरी आवाज सुनी तो उसे भी जोश आया। उसके पकड़े हुए हाथ को ऊपर कर वह बोला, हो दोस्त मैं तैयार हूं, आओ आगे बढ़ते हैं। रुझान ने टॉर्च अपने हाथ में लेकर जला ली। वे गैलरी में आगे बढ़े, तभी वहां चीखने चिल्लाने की भयानक आवाजें आने लगी। ये सुन यक्ष भी उन आवाज के साथ चीखने लगा। रुझान ने उसके पकड़े हाथ को जोर से झंझोड़ते हुए कहा, यक्ष बस मेरी बात सुनो, मेरी आवाज सुनो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। हमें आगे बहुत कुछ करना है, अपने मम्मी पापा का सपना साकार करना है। यक्ष ने फिर से अपने हर पर काबू करने की कोशिश की। वह कांप रहा था, फिर भी उसकी बात सुनकर बोला, हाँ, मेरे मम्मी पापा की मैं ही आखिरी उम्मीद हूं। अब मैं उन्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा। हाँ यक्ष, बिल्कुल सही कहा तुमने। वह देखो, वहां पर बहुत सारी चाबियां हैं, तुम उसमें से सबसे छोटी चाबी ढूंढी। मैं टॉर्च की रोशनी उन पर डालता हूं। तभी भयानक तेज आवाजें सिसकियों में बदल गई, और फिर कराहती हुई आवाज कमरे में फैल गई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कोई मुझे बचाओ। यक्ष चिल्लाने लगा। वो भी ऐसे ही चीख रहा था, लेकिन हमने एक नहीं सुनी। रुझान समझ गया, वह उसी की बात कर रहा है। वह जल्दी से बोला, जो बीत गया उसे छोड़ दे मेरे दोस्त। अब तो मैं तुम्हारा सबसे प्यारा करीबी दोस्त हूं। मेरा कहना नहीं मानोगे? प्लीज मुझे बाबी ढूंढ कर दो, वह जैसे वर्तमान में लौटा हो। हाँ, कहते हुए कांपते हाथों से चाबी के गुच्छे में छोटी चाबी ढूंढने लगा, और एक छोटी सी चाबी हाथ में आते ही खुशी से कांपती आवाज में बोला, ये रही, शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश। मुझे पता था तुम कर सकते हो, तुमने कर दिखाया। टॉर्च यक्ष के हाथ में देकर उसने जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उनकी टॉर्च भी बंद हो गई, और घुस्य अंधेरा छाने के साथ भयानक आवाजें पूरे कमरे में गूंज गई। तुम फैंस गए, अब तो मुझसे बचकर नहीं जा सकते। यक्ष का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। बाहर डॉक्टरों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसकी हृदय की धड़कन सामान्य से बहुत तेज थी। रुद्रान ने जल्दी से उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया, और तेजी से कहा, जब हम हैं तो क्या गम है। मेरे साथ 5 तक गिनती बोल। बोल 1, बोल 2, धीरे नहीं तेज। बोल 3, शाबाश, अब बोल 4, 5। और तभी उनकी टॉर्च जल उठी। यक्ष को कुछ राहत मिली। वह अपने घबराहट पर काबू करते हुए बोला, अब क्या करें? देखो वहां कुछ लिखा है। टॉर्च की रोशनी दीवार पर चिपके उस कागज डाली। उस पर लिखा था, आज की रात बहुत भारी है, जिंदा रहना है तो इस कमरे में छुपी एक डायरी ढूंढो। 37 डर का सामना। हॉरर एस्केप रूम में यक्ष रुझान का हाथ पकड़े हुए घबराया सा बोला, अब क्या करें? वह देखो वहां कुछ लिखा है। टॉर्च की रोशनी दीवार पर चिपके कागज पर डाली गई। उस पर लिखा था, आज की रात बहुत भारी है, जिंदा रहना है तो इस कमरे में छुपी एक डायरी ढूंढो। रुझान कमरे में गूंज रही भयानक आवाजों से ज्यादा तेज आवाज में यक्ष से बातें कर रहा था, जिसमें उसे अपनी बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी। साथ ही उसे यक्ष का हौसला भी बनाए रखना था। वह अपनी आवाज में खुशी लाते हुए बोला, अरे वाह, मजा आ गया, बचपन की याद ताज़ा हो गई। तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तब चील काटा एक गेम खेलते थे? यक्ष तो बुरी तरह डरा हुआ था, उसे कुछ भी याद नहीं आया। वह हकलाते हुए बोला, मुझे कुछ याद नहीं। अरे वहीं, जब बच्चों की 2 टीम बनती थी, एक टीम का
निशान पंछी जैसा होता था तो दूसरे का क्रॉस जैसा। सब अपने अपने बहुत सारे निशान चौक से बना बनाकर छुपा देते थे। फिर दोनों टीम एक दूसरे के छुपाए हुए निशान ढूंढती थी। जो टीम दूसरी टीम के ज्यादा निशान ढूंढ लेती थी वही जीत जाती थी। तब हम कितने जोर जोर से बोलते थे, चील चील काटा, चील चील काटा। उस गेम का नाम याद है तुमको? हाँ, यही तो नाम था, चील काटा। जैसे यक्ष को भी वह खेल याद आ गया हो। याद आ गया ना, तो बस हमें ये डायरी ढूंढनी है उन्हीं निशानों की तरह। तुम टॉर्च पकड़ोगे या निशान ढूंढोगे? वह थोड़ा उत्साहित तो हुआ पर फिर उदासी से बोला, मैं टॉर्च ठीक से नहीं पकड़ पाऊंगा। तुम ही पकड़ो। ठीक है दोस्त, जैसा तुम कहो। आओ, उधर एक अलमारी है, चलो सबसे पहले वहीं ढूंढते हैं। उसने अलमारी की तरफ टॉर्च की रोशनी डाली। यक्ष अलमारी की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा खोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। रुझान सब समझ रहा था। बिना एक पल गनवाए उसने टॉर्च वाले हाथ से ही अलमारी का हैंडल पकड़कर घुमाकर खोल दिया। अलमारी में खून से भरे कटे फटे शरीर के अंग पड़े हुए थे। साथ ही कमरे में जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। यक्ष जोर से चीख उठा। बाहर डॉक्टर की टीम भी उसकी बढ़ती हुई हार्ट बीट देखकर घबरा गई, जो 100 से भी ऊपर पहुंच गई थी। एक डॉक्टर जल्दी से बोला, रूम का दरवाजा खुलवाए। उसका हार्ट फेल भी हो सकता है। अगर घोड़ी सी भी उसकी धड़कन और बड़ी तो कुछ भी हो सकता है। मनोहर लाल और सविता जोर जोर से रोने लगे। प्रवेश दौड़कर उन लड़कों के पास गया और बोला, जल्दी दरवाजा खोलो। तभी डॉक्टर ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, रुकिए प्रदेश जी। उसने पलट कर देखा, वापस डॉक्टर के पास आया। सबकी निगाहें स्क्रीन पर थी। उन दोनों लड़कों ने भी अपनी जगह छोड़कर वहां आए, स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। सबकी इस वक्त दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वहां अंदर रुझान ने डरे हुए यक्ष को अपने गले से लगाकर अपनी दोनों बाहों में भींच लिया था। यक्ष बराबर चीखे जा रहा था। उसकी चीख से ज्यादा ऊंची आवाज में रुझान ने कहा, दोस्त झूठ से डरना नहीं, सच का सामना करो। और सच में हूं, देखो बिल्कुल तुम्हारे पास, तुम्हारी बाहों में। मुझे जकड़ लो, कस लो मुझे। मेरे दोस्त, मैं रुझान हूं। मेरी यारी तेरे साथ है। हम साथ रहेंगे हमेशा। दुनिया हमारी दोस्ती याद करेगी, कहेगी, दोस्ती हो तो रुझान और यक्ष जैसी। कमरे में गूंजती भयानक आवाजों के साथ रुझान की कुछ आवाज यक्ष के कानों में गई। उसने रुझान को कसकर अपनी बाहों में भींच लिया और रोने लगा। वह रोता रहा, रोता रहा। रुझान ने भी उसे रोने दिया। उसे चुप कराने की कोई कोशिश नहीं की। जब उसके दिल का डर आंखों से आंसू के रूप में बाहर निकला तो उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ। इस बीच कमरे में गूंजती भयानक आवाजें भी यक्ष को सुनाई नहीं दी थी। वह धीरे से रुझान से अलग हुआ और थोड़ा झिपते हुए बोला, ये रोते हैं तो नाक क्यों बहने लगती है? रुझान उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा और अपने जेब से रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने अपने नाक मुंह साफ किए। रुझान ने पूछा, अब तुम ठीक हो? उसने हाँ में गर्दन हिलाई। रुझान ने भी महसूस किया कि अब वह पहले की तरह कांप नहीं रहा था। चलो फिर डायरी ढूंढे, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा। हाँ चलो, ढूंढते हैं। कमरे में अचानक हल्की लाल रोशनी छा गई। सिसकारियों की आवाजें बढ़ गई। साथ ही एक तेज कर्कश आवाज गूंजी, तुम बच नहीं पाओगे। कुछ भी कर लो, तुम बच नहीं पाओगे। उन आवाजों को अनसुनी कर यक्ष ने दृढ़ता से कहा, लाओ टॉर्च मुझे दो और तुम डायरी ढूंढो। उसकी बदली हुई आवाज सुनकर रुझान की जान में जान आई। रुझान ने जल्दी से अलमारी के ऊपर देखा। वहां कई तरह के कीड़े इधर उधर घूम रहे थे, जिसे देखकर ही घिन आ रही थी। यक्ष अब काफी संभल चुका था। देखो, रुझान उस पलंग के बिस्तर के नीचे देखते हैं। वह अपने एक कान में उंगली डालकर भयानक आवाजों को कम सुनने की कोशिश करता हुआ बोला। उसने पूरा बिस्तर उलट पुलट कर दिया, लेकिन डायरी नहीं मिली। दोनों ढूंढ ढूंढ कर थक गए। आखिर थककर रुझान ने मायूसी से कहा, क्या हम उनसे हिंट मांग लें? देर हो रही है, टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कहते हुए वह उसी दीवार पर चिपके हुए कागज के पास आया और टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। देखो रुझान, इसे ध्यान से देखो। कागज ठीक से चिपका हुआ नहीं है। इसको हटा कर देखें। उसकी बात मानकर उसने कागज को दीवार से छुड़ाते हुए पूरा का पूरा हटा दिया। कागज की जगह दीवार में एक बॉक्स जैसा नजर आने लगा। उन्होंने उसे बाहर खींचा। अंदर एक डायरी नजर आ रही थी। तभी 38 डर के आगे जीत अंतिम भाग। यक्ष का डर काफी हद तक कम हो गया था। हालांकि वह अभी भी डरा हुआ था, लेकिन अब उसके दिल को यकीन हो गया था कि रुझान उसके साथ है। उसे अपने दिमाग पर रखा बोझ उतरता सा महसूस हुआ। अब डर की जगह जोश उस पर हावी था। उन्हें हॉरर एस्केप रूम में एक डायरी ढूंढने का काम मिला था। उसे ढूंढने के लिए दोनों ने पूरा बिस्तर उलट पुलट कर दिया। अलमारी के ऊपर तक भी देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। टाइम तेजी से बीता जा रहा था। आखिर रुझान ने कहा, क्या हम उनसे हिंट मांग ले? तभी यक्ष की नजर दीवार पर चिपके उसी कागज पर गई,
जिस पर डायरी ढूंढने के लिए लिखा हुआ था। टॉर्च की रोशनी में कागज को ध्यान से देखने पर पता चला वह ठीक से चिपकाया नहीं गया और उसके पीछे कुछ है। रुझान ने कागज को दीवार से छुड़ाते हुए पूरा का पूरा हटा दिया। अब उस जगह एक बॉक्स नजर आने लगा। दोनों की आंखों की चमक बढ़ गई। कमरे में भयानक आवाजें अभी भी गूंज रही थी, पर अब उससे उन दोनों को दहशत नहीं हो रही थी। रुझान अब भी भयानक आवाजों से ज्यादा ऊंची आवाज में उससे बातें कर उसका हौसला बढ़ा रहा था। दीवार में बॉक्स नजर आते ही वह उत्साहित होते हुए बोला, अरे वाह, तुमने सीधे ही छक्का जड़ दिया। शाबाश, मुझे पता था तुम ढूंढ ही लोगे। उन्होंने उस बॉक्स को बाहर खींचा। अंदर एक डायरी नजर आ रही थी। तभी कमरा रोशनी से नहा गया। सारी भयानक आवाजें बंद हो गई और एक हूटर बज गया। रुझान मायूसी से बोला, ओह, समय खत्म हो गया, हम 1 लाख रुपए नहीं जीत पाए। यक्ष उसका हाथ पकड़कर बोला, अब कोई गम नहीं, मैंने खुद को जीत लिया, अपने दोस्त को जीत लिया। यही मेरी सबसे बड़ी विजय है। मेरा जीवन हॉरर एस्केप रूम जैसा बन गया था। तुमने मुझे बाहर निकाला। वह लड़खड़ाया और जल्दी से रुझान के कंधे का सहारा ले लिया। दोस्त, अचानक बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। रुझान उसकी फिर से बिगड़ती हालत को देखकर बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चलो बाहर चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। उसे सहारा देकर वह बाहर चलने लगा। तभी दरवाजा खुल गया। सबसे आगे मनोहर लाल और सविता खड़े थे। उसकी बाहों में यक्ष को झूलते देखा तो उनके होश उड़ गए। वे जोर से चिल्लाए, यक्ष, क्या हुआ डॉक्टर साहब, इसे क्या हुआ? डॉक्टर ने उसकी जांच की और बताया, ये बेहोश हो गया है। पर डरने की कोई बात नहीं। भावनाओं का अतिरेक कई बार ना संभाल पाने की वजह से ऐसा हो जाता है। इन्हें अभी हॉस्पिटल ले चलते हैं। हैदराबाद हॉस्पिटल में पहले से ही उसके लिए एक बेड का इंतजाम था। जाते ही उसका इलाज शुरू हो गया। उसके कमरे से बाहर सभी बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। कभी कभी एक दूसरे से नजरें मिलती तो आंखें एक ही बात पूछती, अब वह ठीक हो जाएगा ना? रुझान भी खुद को थका हुआ महसूस कर रहा था। संजोग ने उसे पीने को जूस दिया और उसके कंधे सहलाने लगा। नीता और प्रवेश दोनों दोस्तों की प्यारी जोड़ी को देख खुश थे। लेकिन यक्ष की चिंता अभी भी थी। सभी डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो बाहर आए सब लपक कर पास पहुंचे। सबकी बेताबी देख वह उन्हें तसल्ली देते हुए बोले, मैंने कहा ना डर की, अब कोई बात नहीं। भावनाओं का एक तेज तूफान उसके शरीर से गुजरा है। उन पलों से वह निकल आया। अब तो उसकी शरीर की कमजोरी, मानसिक थकान और कई दिनों से नींद न आने से उस पर बेहोशी छा गई। जितना वह आराम करेगा उतना ही ठीक होगा। अभी वह सो रहा है, नींद पूरी होने पर वह जब जागेगा तो आपको अपना पहले वाला यक्ष मिलेगा। इस समय उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और पल्स रेट सब नॉर्मल आ रहा है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वे एक दूसरे के गले लगकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। मनोहर लाल भी प्रवेश के गले लगता हुआ बोला, आप देवता हैं। आपकी बदौलत आज मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। प्रवेश ने उसकी पीठ थपथपाकर दिलासा दिया। फिर वह रुझान से बोला, बेटा मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अंकल ऐसा ना कहें, वह मेरा भी दोस्त है। अब सब ठीक हो गया है, इसलिए रोना भूल जाए और जब वह जागे तो हंसते हुए हम सब उसका स्वागत करेंगे। पूरे 24 घंटे बाद यक्ष ने आंखें खोली। अपने मम्मी पापा को देख वह बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा। मनोहर लाल ने करीब आकर उसे सीने से लगा लिया। सविता भी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। यक्ष ने रुझान की ओर देखा। वह मुस्कुराया, यार तू सच में यारों का यार है, आजा गले लग जा। रुझान ने उसके लिए अपनी बाहें फैला दी। 8 साल बाद रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ जिंदल हाउस सुंदर फूलों से सजाया गया है। कल डॉक्टर रुझान की शादी है और आज बैचलर पार्टी रखी गई है, जिसमें सिर्फ डॉक्टर रुझान के दोस्त ही शामिल है। पार्टी की रौनक देखते ही बनती है। डॉक्टर संजोग अपनी प्रेमिका हंसिका के साथ आया है, जो सुंदर सफेद गाउन में हंसिनी जैसी ही सुंदर लग रही है। रुझान की नजरें बार बार गेट की तरफ उठ जाती है। संजोग सब समझ रहा है कि यह नजरें किसके इंतजार में इतनी आतुर हैं। वह रुझान के कंधे पर हाथ रख बोला, वह जरूर आएगा। वह अपने वादे का पक्का है। अब वह आईएएस ऑफिसर है, उसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर गेट पर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से बाहर निकल गाड़ी के पीछे का गेट खोला। उसमें से शानदार सूट पहने यक्ष बाहर निकला। उसकी पर्सनैलिटी और रुतबा देख सबकी निगाहें उसी पर अटक गई। उसने अपना एक हाथ गाड़ी में अंदर की तरफ किया। उसका हाथ एक कमसिन हाथ ने पकड़ लिया। ये उसकी पत्नी वर्तिका थी। गुलाबी साड़ी में सजी वर्तिका परियों की रानी लग रही थी। सब ने ताली बजाकर उन दोनों का स्वागत किया। तीनों दोस्त आगे बढ़कर एक दूसरे से गले मिले। उनको गले मिलते देख वर्तिका हंसते हुए बोली, आप दोस्तों एक दूसरे से मिलकर खुश हो गए, लेकिन मेरी सहेलियां कहाँ हैं?
हम यहाँ हैं, हंसिका ने वर्तिका का स्वागत करते हुए कहा, और हमारी सबसे खास सहेली यानी डॉक्टर रुझान की होने वाली पत्नी मायरा खास आप दोनों से मिलने शादी से एक दिन पहले इस पार्टी में शामिल होने आए हैं। और तभी आसमानी सुंदर लहंगे में सजी आसमान से उतरी अप्सरा सी मायरा रुझान के साथ आ खड़ी हुई। रुझान और मायरा की सुंदर जोड़ी देख सभी के चेहरे खुशी से दमक उठे, और फिर सभी एक दूसरे से हंसते बोलते पार्टी का लुत्फ उठाते डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे। समाप्त। मुझे अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज समय देने के लिए आप सभी पाठकों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई।